आइए अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण को सीखते हैं, यानी कि इसका किरण आरेख बनाना सीखते हैं। केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो यहाँ हमने अनंत पर एक बिंब को रखा है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब समांतर आती हुई किरणें दर्पण पर आपतन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। इसका किरण आरेख चलिए खींच लेते हैं। और जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों समांतर किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटती है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति F पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु के उल्टा होगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। चलिए अब केस नंबर 2 को देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो अनंत यह है और यह वक्रता केंद्र है। तो यहाँ आप एक बिंब ले लीजिए। तो सबसे पहले समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो समांतर आती हुई किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरणें वक्रता केंद्र यानी कि C होकर जब गुजरेगी तो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। ये होगा A', इसका नाम दे दीजिए B'। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब C और F के बीच में प्राप्त होता है। यहाँ इसे आप लिख लीजिए। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, यानी कि C और F के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु के उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 कहता है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। सबसे पहले समांतर किरणों का हम किरण आरेख खींचेंगे। तो समांतर किरणें आपतन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। तो इसको मुख्य फोकस से हम किरण आरेख खींच देंगे। और दूसरी किरणें मुख्य फोकस से गुजरेगी तो फिर वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बनता है। तो यहाँ आप लिख लीजिए। तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब प्रतिबिंब C पर बनता है और वस्तु के उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा वास्तविक बनता है। आइए अब केस नंबर 4 को देखते हैं कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले समांतर आती हुई किरण आरेख खींचेंगे और परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस होकर गुजरेगी और दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। तो पहला किरण आरेख हम समांतर खींचेंगे जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। दूसरा किरण आरेख हम C से खींचेंगे जो दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी और जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आइए अब केस नंबर 5 को देखते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। तो यह फोकस है। आप जानते हैं कि फोकस जो होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सबसे पहले आप समांतर किरण खींच लीजिए। यह परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी और दूसरी किरणें C होकर गुजरेगी। तो आपतित होने के बाद पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी और यह दोनों समांतर होकर अनंत पर जाकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु के उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। चलिए अब केस नंबर 6 को देखते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो यह फोकस है और यह ध्रुव है, इसके बीच में अगर वस्तु है तब क्या होगा। तो सबसे पहले एक समांतर किरण खींच लेंगे
और दूसरी किरण सी से होकर गुजरेगी, तो गुजरने के बाद यह दर्पण के पीछे, आगे तो अब यह मिलेगी नहीं, तो यह दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो 1 नंबर में यहाँ लिख लीजिए, दर्पण के पीछे सीधा बनता है। तीसरा, अगर प्रतिबिंब सीधा है तो वह काल्पनिक हो जाएगा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा है। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण में 6 स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सीख चुके होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है तो वीडियो को पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण को सीखते हैं। इसमें सिर्फ 2 केस होता है। तो पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो आप जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो प्रकाश की किरणें समांतर आती है। समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब F यानी कि मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और जब प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और चौथा है कि वस्तु से बहुत छोटा बनता है, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होता है यह बिल्कुल एक बिंदु आकार का बनता है। केस नंबर 2, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए कि यह अनंत है और यह P है, इसी बीच में कहीं वस्तु है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए इसके लिए किरण आरेख खींचते हैं। तो मान लीजिए कि वस्तु की स्थिति यहाँ पर है, तो सबसे पहले समांतर किरणें खींचेंगे। समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है, यहाँ मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं। और दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो चलिए इसको वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। तो दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें उसी दिशा में लौट जाएगी और पीछे वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस तरह से दोनों किरण आरेख जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। दूसरा इसका गुण है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तीसरा इसका गुण है वस्तु से छोटा बनता है। चौथा गुण है काल्पनिक बनता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधी हो तब ऐसा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थिति होती है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। आइए अब अवतल दर्पण के उपयोग को जानते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला इसका उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें चेहरे का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा है इसका उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो यह था अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए अब उत्तल दर्पण के उपयोग को भी जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है इसका उपयोग सड़क या गली में, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। और दूसरा है मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी कि पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो यह था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। उम्मीद करते हैं कि उपरोक्त सभी बिंदुओं को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।